हेलो रैंकर्स। आज जो हम लोग देखने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कम से कम 80% क्रॉस कर चुके हैं, सिलेबस को कवर कर दिए हैं। एक प्रॉपर पार्ट बाय पार्ट लेक्चर्स आपको डिलीवर किए हैं। आप सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस में आप देखिए तो देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स से कि में क्या कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ जाएगा। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलिजन थ्योरी, बट उससे पहले एक हम लोग न्यूमेरिकल्स और सोल्व करना चाहते हैं। जेई में पूछा जा चुका है 2014 में। ठीक है, ये देखो, इसमें मैं जब थ्योरी पढ़ाते उस टाइम भी एक सम इस टाइप के न्यूमेरिकल उठाए थे, और इसमें एक ट्रिक टाइप से अगर जेई में अगर आता है तो आप ट्रिक टाइप से यूज कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप नॉर्मली इसका क्या कर लीजिए, एक के ए पे पावर एक्स एंड बी पे पावर वाई। क्लियर। इसको करने के लिए सबसे पहले देखो करना क्या है कि एक अगर आप देखते हो, इसके कॉन्सेंट्रेशन को देखते हो तो देखो ये दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या है, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो बी का देखिए ये कितने टाइम्स हो रहा है, बी का 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स लिख लो। बी पे पावर क्या है यहाँ पे बच्चा, बाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 पे पावर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो ये कितने टाइम्स हो रहे हैं, 1 टाइम्स हो रहा है। अब क्या करो, ये दोनों की इक्वल कर दो, 2 पे पावर वाई इज इक्वल टू 1। यानी कि आप 2 पे पावर इसको 0 बोल सकते हैं, यानी कि वाई की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो करना क्या है कि अब हमको वाई पता कर गया, अब एक्स पता करना। तो हम बी में देखते हैं कि कांस्टेंट कौन सा। देखो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये कितने टाइम्स हो रहे हैं, 2 टाइम्स हो रहा है। ए पे कितने पावर है, एक्स, एक्स हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कितने टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स। तो अब क्या कीजिए, 2 पे पावर एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से रेट क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के, ए पे पावर 1 और बी पे पावर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब रेट इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा। और रेट को आप क्या लिख सकते हैं, डी सी डिवाइडेड बाई डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम लिख सकते हैं। बताओ ऑप्शंस कौन सा, बी। देखो 4 नंबर आ गया बच्चा। ठीक है, कितने नंबर आ गए, 4 नंबर। कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ना, एक छोटा सा पॉइंट और है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है कि अगर दो रिएक्टेंट है, उसमें अगर कोई एक्सेस अमाउंट में लिखा हुआ है, एक्सेस अमाउंट में दिया गया है, तो उसको हम लोग रेट लॉ जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर एक लाइन में मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं तो लिखिए, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट is in very excess quantity, then reaction is known as pseudo first order। ठीक है, एक नोट पॉइंट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे जनरली लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन। क्लियर। एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझिए,
यदि आपको एग्जांपल्स में दिया गया CH3COO C2H5 और H2O दिया गया है एक्सेस में, तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है CH3COOH और C2H5OH, तो यदि इसका रेट लिखना है तो रेट इज इक्वल टू K CH3COO C2H5, और H2O को हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब आप इसको समझ लीजिए ये कांस्टेंट के फॉर्म में जूम करते हैं, कांस्टेंट के फॉर्म में जूम करते हैं। इसका मतलब इसका रेट कितना हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K CH3COO C2H5, करेक्ट, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर एक एग्जांपल और चाहिए तो ले लीजिए। आओ बच्चों तुम्हें समझाएं इस एग्जांपल्स को। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का नाम सुने होंगे, सब बच्चा सुना होगा भाई, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, ठीक है। C12H22O11 को हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो बनता है C6H12O6 और C6H12O6। एक होता है ग्लूकोज, क्या बात है, एक होता है फ्रुक्टोज। बहुत बढ़िया। अगर इसका रेट की बात आए तो रेट इज इक्वल टू के, एक्सेस में होता है तो यहाँ से आ जाएगा के C12H22O11। बोलो बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं जिसका इंतज़ार बहुत लंबे अरसे से था। उस टॉपिक का नाम है, बताइए नाम क्या है? कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बात है। यहाँ पे तो भाई दिल टूटेगा लोगों को, है ना। सबसे पहला पॉइंट कि कोलिजन थ्योरी होता क्या है, और होने से पहले ये है कि 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ाए थे, इट इज बेस्ड ऑन KTG का फुल फॉर्म काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये KTG पे बेस्ड है। कोलिजन थ्योरी के मतलब ये हो रहा है कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं, अगर A और B आपस में मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपस में क्या किया होगा, कोलाइड किया होगा। एक A है, A गया होगा B के साथ, मुलाकात हुआ होगा, मीटिंग किया गया होगा। मीटिंग के बाद सबसे पहले मिला होगा, फिर विचार किया होगा भाई क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, फिर प्रोडक्ट बनाया जाए, है ना। अब किस टाइप का प्रोडक्ट बनाया जाए, दोनों अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर A और B आपस में रिएक्ट किया तो यहाँ पे A और B बन गया। इस A और B को बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स, या बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या बन गया बच्चा पार्टी? प्रोडक्ट बन गया। ये क्या था आपका? रिएक्टेंट था, ठीक है, क्लियर। अब ये सब किस किस पॉइंट पे बनता है, कैसे, क्या क्या ज़रूरत है कोलिजन होने के लिए, क्या क्या ज़रूरत है? कोलिजन होने के लिए मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। मतलब ओरिएंटेशन के मतलब है कि सपोज कीजिए ये इधर से जा रहा है तो ये इधर से ही आना चाहिए, अपोजिट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इधर जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, इसका मतलब है कि फिर कभी कोलाइड करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन। अब क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन, बताइए ज़रा। इफेक्टिव कोलिजन्स के मतलब यही है कि
जो मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा उस पे उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी उसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसका स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो दीजिए तो लिखो, द कोलिजन इन विच द molecule collide with sufficient kinetic energy and proper orientation to result in a reaction is called इफेक्टिव कोलिजन। क्या बात है, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब ये जो दोनों पॉइंट होना चाहिए ना, इफेक्टिव कोलिजन फॉलोइंग टू कंडीशन must be satisfied. At a time. First, energy factor. Second, proper orientation. ठीक है, ये दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम टाइम सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। फर्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे सबसे पहले एनर्जी फैक्टर। देखो एनर्जी फैक्टर को आप समझिए, मैं अभी समझाया कि H2 और I2 सपोज कीजिए एक ही रिएक्शंस लेते हैं और प्रोडक्ट बन गया बेटा 2HI बन गया। अब इसको आप ऐसे समझिए, 2H था, है ना, 2H है। देखो डायग्राम भी आपके लिए बहुत प्यारा सा बना रहे, यस, ये I हो गया, देखो बिल्कुल गोल गोल बना रहे हैं, क्या बात है, यस। यहाँ पे दिल टूटेगा, दिल जुटेगा भी, समझ लीजिए बात को। होगा क्या कि ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, नैन मटक्का होगा दोनों में। सबसे पहले नैन मटक्का होने से होगा क्या कि सबसे पहले H और I का मीटिंग होगा। अब मीटिंग में क्या किया जाएगा, देखेगा मीटिंग में कि हमारे लायक बंदा या बंदी है कि नहीं, H और I। चलो दोनों साथ में मीटिंग कर लिया। जब मीटिंग करेगा तो दोनों अनकंफर्टेबल रहता है, जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जब मीटिंग होता है तो अनकंफर्टेबल होता है कि सबसे पहले क्या बोलना है भाई, समझने के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, सीरियसली नहीं लेने का, ठीक है। और इस टाइम बच्चा समझ लो सबसे ज़्यादा इनर्जी होता है, जब फर्स्ट मीटिंग होता है दोनों का तो सबसे ज़्यादा इनर्जी होता है। अब यहाँ से डिसाइड किया कि ठीक है भाई, मेरे पास सबसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिल गया, आगे का क्या विचार है आपका, क्या आगे का प्लान है, फ्यूचर प्लान। तो फ्यूचर प्लान बताया, H और I आपस में मिलकर दोनों प्लान किया कि एक काम करते हैं, हम लोग दोनों एक अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक H और I का एक अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका,
रिएक्टेंट था, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब ये डायरेक्शन सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिखा, ये डायरेक्शन यहाँ पे दिया, ये डायरेक्शन यहाँ पे दिया, लेकिन मैं देता एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये कोलाइड नहीं हो पाता, ये कोलाइड नहीं हो पाता। ठीक है, अब यहाँ पे इसको होने के लिए दो कंडीशन, दो कंडीशन क्या, फर्स्ट इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, अब करना क्या है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ गया इंडोथर्मिक में, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, तो आप यहाँ से ग्राफ समझिए, ग्राफ को समझिए आप, ये ग्राफ को समझिए। देखिए यहाँ ये एनर्जी का ग्राफ है और ये रिएक्शन प्रोसेस बोल सकते हो, प्रोग्रेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ई आर के मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। एनर्जी रिएक्टेंट का सबसे पहले कम था, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये एनर्जी ऊपर गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और यहाँ पे बना, ये एनर्जी ऑफ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस को, है ना, इस डिफरेंस को डेल्टा एच बोलते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू, बताइए जल्दी। ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये कैलकुलेट होगा, ई पी माइनस कैसे कैलकुलेट होता है, ई आर होता है। ठीक है, ई पी माइनस क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा। आगे इसके हम लोग बात कर लेंगे आगे, और सुनिए बात को, यहाँ से यहाँ इस एनर्जी को, यानी कि ये वाले जो एनर्जी है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक्टिवेटेड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको ई ए से डिनोट करते हैं। फॉरवर्ड के मतलब है ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला जो हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका हो जाएगा ई ए बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, सोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ से डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए ई पी माइनस क्या आ जाएगा, ई आर आ जाएगा, या इसको एच पी माइनस क्या लिख सकते हैं, एच आर बोल सकते हैं। ठीक है, और डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये तो था एक इंडोथर्मिक का, सेकंड जो बन जाएगा एक्जोथर्मिक का, इसका नंबर क्या दिए थे, ए दिए थे, तो इसका नंबर क्या आ जाएगा बच्चा, बी आ जाएगा, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सारा प्रोसेस सेम रहेगा, देखो ये एनर्जी का और ये रिएक्शन प्रोसेस का, रिएक्शन प्रोसेस
और ये एनर्जी। ये एनर्जी ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं एनर्जी ऑफ, ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक एनर्जी को क्या बोलेंगे, डेल्टा एच, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेल्टा एच कैलकुलेट करने का सेम होता है, ए पी माइनस क्या होता है, ई आर होता है, या एच पी माइनस क्या हो जाएगा, एच आर हो जाएगा, या डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट और को आपको डिफाइन कर देना चाहता हूँ, आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देखो डिफिनीशंस लिख लीजिए इसका। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली थ्रेशोल्ड उसके एनर्जी लिख लीजिए, थ्रेशोल्ड क्या हो गया, एनर्जी है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी which must be possessed by reacting molecules for a chemical reaction to occur, ठीक है। एक और आप डिफिनीशन लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा amount of energy required by reactant molecule for converting into product, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, एनर्जी फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और जो दूसरे फैक्टर था, प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन का केस 1 देख लीजिए, केस 1 प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन देखो बात करते हैं कैसे, ए क्या बात है, ए लिख दो, और बी, अब देखिए एक इधर से आ रहा है तो ये इधर से भी जाना चाहिए, तो ये क्या होगा, आपस में मीटिंग होगा भाई, जो पहले ही बता चुके हैं।
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा तो ए हो जाएगा ए बी बी। अब यहाँ से देखो डायरेक्शन सेम हुआ तो कोलाइड तो होगा ही, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और किया हो जाएगा रिएक्टेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी ये क्या मिल गया आपका, प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। केस 2 इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है, समझिए बात को। बी ए। अब देखो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपस में कोलाइड करेगा ही। सपोज कीजिए ऐसे बन जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ये हो जाएगा बी। अब देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बने ऐसे से बन जाए, ये इस तरीके से निकल जाए। ये ए ही रह जाएगा और ये क्या रह जाएगा, बी ही रह जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा और ये इधर चल जाएगा। इसका मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट, है ना। ये रिएक्टेंट था तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर्स को यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आगे इसी में हम लोग जो आगे न्यूमेरिकल्स इस पे देखेंगे। तो इस चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चा लाइक करो यार, क्यों कंजूसी कर रहा है यार। आप जितने लाइक करोगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। एंड इस चैनल पे 11-12 दोनों का सिलेबस कवर करने वाले हैं तो आप निश्चिंत रहो। A to Z आपको यहाँ पे सिखाएंगे, लो 0 से हाई लेवल तक सिखाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।